नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। सुबह से जो बात आपके सामने रखी थी, इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में वो बिल्कुल सिद्ध साबित हुई, फिर से ठीक साबित हुई कि बाजार पुल बैक भी दिखाएगा लेकिन टिक भी नहीं पाएगा। ऊपर जाते रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक वैसे दिख रहा है। इस बीच कई खबरें आई, जैसे कि टाटा मोटर्स ने बताया कि वो 60,000 तक दाम बढ़ाएंगे। एक दुखद खबर इराक से आई, जब सुषमा स्वराज जी ने सदन में ये कहा कि जब 40 भारतीय अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पुष्टि उसकी कर दी। लेकिन सभी खबरों के बीच में चीनी को लेकर भी एक खबर आई थी कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी उसमें भी खत्म कर दी गई है। लेकिन सभी खबरों के बीच में बाजार पूरी तरह से आज एक रेंज में ही ठहर के रह गया। शायद ये कुछ सूंघना चाहता है, समझना चाहता है, अभी कुछ और ट्रिगर चाहिए होंगे। कुछ एक कंसोलिडेशन वाला पैटर्न है जो कि तेज गिरावट के बाद अब देखने को मिल रहा है, और कुछ ये भी है कि एलटीसीजी को लेकर अभी और किस तरह का सेटलमेंट होता है, ये भी अब कुछ बकाया है। तो बाजार आज रेंज में ही है। लेकिन एक ये खबर आई है जो कि इंडिगो के लिए अहम है। ब्लूमबर्ग पर खबर आई है, प्रैट एंड विटनी ने ऑफर किया है कि अगले 40 दिनों में जो स्पेयर इंजन है, नए जो प्रैट एंड विटनी के इंजन जो कि A320 नियो में लगे हुए हैं और जिससे दिक्कत आ रही है, उसे रिप्लेस किया जाएगा। अगले 40 दिनों में स्पेयर इंजन जो है इसके लिए प्रैट एंड विटनी मुहैया कराएगी। तो ये खबर आई है। फिलहाल इंडिगो पर आज रुझान ठीक ही है, करीब 2% ऊपर ये है। लेकिन हाँ, आज जो मजबूती वाले स्टॉक्स हैं, जैसे हमने देखा शुगर में मजबूती है, IT आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो ये वो कुछ ऐसा तबका है जहाँ पर रुझान ठीक है। लेकिन आज सुबह भी हमने यही कहा था कि 10,040, 10,050 ये वाला जो लेवल है, इसे अगर मार्केट होल्ड कर जाता है, जो कि आज इसने किया भी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं शायद थोड़ा बहुत बाउंस आएगा। लेकिन अभी भी ये लॉन्ग के नए ट्रेड खड़े करने का मार्केट नहीं है। वो कंफर्मेशन आपको मिलेगा एक बार 10,200 के आसपास निफ्टी चला जाए, उसके ऊपर निकल जाए, तो फिर ये कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ, अभी के लिए कुछ नए आप फ्रेश लॉन्ग्स कर सकते हैं। और आज भी आप देखिए ना, ट्रेड जो 10,000 है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। आज भी आप पुट्स में एक्टिविटी देखिए, तो ये 10,000 की पुट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रेविटी इस समय इंडेक्स पर क्रिएट कर रही है। बिल्कुल, ये 10,000 की पुट आपके सामने हमने रखी भी थी कि अगर मार्केट के अंदर थोड़ा भी बेस बनता हुआ दिखेगा तो इस पुट के अंदर धीरे धीरे गिरावट आना शुरू होगी। लेकिन अभी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। आज बिल्डअप भी 15% का, प्रीमियम भी सिर्फ 15% एरोड हुआ है। ये टिपिकली बुल मार्केट के अंदर जब आप 300 पॉइंट 2 दिन में गिर दें, उसके बाद इस तरह का पुल बैक आए, ये कोई साइन नहीं है पुल बैक के, ये ट्रस्ट वर्दी साइन नहीं है। हाँ, इसको एक वर्ड के साथ हम कंपाइल कर सकते हैं, उसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। शायद ये डैमेज कंट्रोल जैसा कुछ ज़्यादा लिख रहा है कि आज चेपियाँ लगाई जा रही हैं बाजार के अंदर, जहाँ जहाँ पे घाव थोड़े ज़्यादा है। खैर, इस बीच हमने अरुण ठकराल से माफ़ कीजिए बात की थी सुबह एक्सिस सिक्योरिटी से। तो उनका व्यू क्या था मार्केट्स को लेकर, एक बार जरा उनको सुन लेते हैं। अभी यूएस फेड का जो निर्णय आएगा वो मोर और लेस, इवन इफ इट इज़ डिस्काउंटेड, बट पीपल वेट फॉर द कमेंट्री। और अभी जो ये टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, या जो बैलेंस शीट ट्रिमिंग हो रही है, या जो यील्ड्स बढ़ रही हैं ग्लोबली, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगी। और कुछ समय तक तो ये चलेगा। तो अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये सब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, तो अपनी स्टैगर्ड बाइंग या अच्छे शेयरों में या अच्छे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं वो लगे रहें। बट ये अपॉर्चुनिटी अभी कुछ टाइम चलेगी। पब्लिक सेक्टर विल कंटिन्यू टू लूज शेयर्स। इसके लिए प्राइवेट बैंक्स विद रिटेल फोकस विल बी ए बेटर बेट। दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग टू अवर इन्वेस्टर्स। एंड बिल्कुल अगर एकदम बहुत अच्छी वैल्यू कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में आएंगी तो मे बी ट्रेडर्स विल मेक मनी, एंड सम ऑफ द investor who are very bold may take a call on few public sector banks, but as of now the safe bet will be the private sector with retail focus. बिल्कुल, चलिए अब देख लेते हैं इस समय क्या रुझान है। निफ्टी 10,133 पर है। आज ये 10,155 तक गया भी, लेकिन टिक नहीं पाया। और ये मार्केट की थोड़ी दिक्कत रहने वाली है जब तक ये 2,200 के ऊपर नहीं निकल जाता, दैट इट विल कीप रनिंग इनटू सेलिंग। और वो जो सेलिंग है ना, वही थोड़ा हायर लेवल्स पे हावी होती है मार्केट पे। तो आज का जो क्लोजिंग का लेवल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम 10,100 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं और जितना 10,150 के नज़दीक जाकर क्लोजिंग देंगे उतना बेटर होगा। क्योंकि देखिए, कल एक सेंटीमेंट स्पॉइलर था। कल जो क्लोज हुआ था ना मार्केट 10,100 के नीचे, जो कि दिसंबर 2017 के बाद की सबसे निचली क्लोजिंग थी, उसने मूड को ख़राब किया था। लेकिन बस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि फेड की बैठक का जो आउटकम है वो कल रात को आएगा। यानी इंडियन मार्केट्स के लिए कल का भी जो दिन है
अनलेस कोई बहुत बड़ा क्यू आए, वही इस तरह का ग्राइंडिंग सेशन रहेगा। जो असली इम्पैक्ट है वो आपको परसों के ट्रेड में देखने को मिलेगा यहाँ पर। खैर, इस बीच दीपन मेहता हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। दीपन, शुक्रिया समय देने के लिए। बाजार में एक तेज गिरावट रही, ये शायद एक्सटेंड हो जाए अगर कुछ भी पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिलता। फेड की बैठक भी चल रही है। दीपन, आप बाजार को कैसे देख रहे हैं? ये हम गिरावट को एक्सटेंशन वाले मोड में बढ़ रहे हैं आगे, या फिर अब पुल बैक वाले मोड में आएंगे? अभी तक तो ऐसा कोई दोनों तरफ से कोई साइन नहीं दिख रहे हैं। देखिए, इस लेवल पे कहना बहुत मुश्किल है, और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे यहाँ से मार्केट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और जैसे हमने देखा है कि जो बॉटम्स है और टॉप्स है, यू कम टू नो ओनली आफ्टर दे आर फॉर्म्ड। ऑल वी कैन से राइट नाउ इसकी मार्केट अभी भी नाजुक स्थिति में है, और इस लेवल से और गिरावट और बिकवाली आ सकती है। जिन लोगों के पास पैसे है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी थोड़ा रुक के खरीद रहे हैं। दे आर वेटिंग ऑन द साइडलाइन। और अगर आप देखेंगे तो न्यूज फ्लो ऐसा कुछ खास पॉजिटिव नहीं है मेरी राय में। आई थिंक मार्केट्स कैन गो साइडवेज और मे बी ड्रिफ्ट लोअर जब तक कि कोई अच्छा न्यूज फ्लो नहीं आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है। आई थिंक मार्केट्स में रिमेन वल्नरेबल टिल देन। बिल्कुल। लेकिन दीपन, आपने क्या एडिशन कुछ पोर्टफोलियो में करना शुरू किया है इन लेवल्स के आसपास? बिल्कुल किया है। आई थिंक आफ्टर 10% टाइप ऑफ करेक्शन, जिन इन्वेस्टर को निवेश करना था उनके लिए धीरे धीरे खरीदना चालू किया है। एंड इट इज अ गुड टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप करेक्शन में नहीं खरीदेंगे तो कभी खरीदेंगे? आई थिंक द बेस्ट रिटर्न्स आर व्हेन यू आर बाइंग इनटू करेक्शन। और खरीदने के बाद आपको इतनी पेशेंस रहनी चाहिए, इतनी साहस रहनी चाहिए कि और भी अगर बाजार घटता है तो उससे आप हिल ना जाए। रिमेन कमिटेड, रिमेन कन्विंस्ड कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है, और जो भी खरीदेंगे थोड़ा टेम्पररी ऑन द बुक्स नुकसान दिखेगा, लेकिन आगे चलते आई थिंक यू विल डेफिनेटली मेक गुड रिटर्न। स्पेशली जो स्टॉक आपने खरीदे है वो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक रहेगी। तो आपने कहाँ खरीदारी की है दीपन? जी, हमारा प्रेफरेंस अभी भी कैपिटल बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, जैसे कि इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक, यस बैंक, आरबीएल। आई थिंक और जिस हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में पीएसयू बैंक की पिच रही है, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जरूर से उसका फायदा रहेगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन्स। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक अच्छे सेक्युलर स्ट्रक्चरल ग्रोथ मोमेंटम में है, और कई कंपनियों के अच्छी खासे सब्सिडीज में भी वैल्यू है। तो वी आर गोइंग फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टोरी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, रिटेल है, एविएशन, एंटरटेनमेंट, food and FMCG. I think so. These are broadly the two sectors. We are still not positive on IT and pharma. और metals और commodities में थोड़ा अभी भी व्यू, मैंने शॉर्ट टर्म व्यू अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा व्यू नहीं है फॉर कमोडिटीज। ठीक है दीपन, ये जो प्राइमरी मार्केट भी काफ़ी एक्टिव है, 4 हैं IPOs, 1-2 तो बंद हो गए, 1-2 अभी भी खुले हैं, 1-2 भी और आने वाले हैं। यहाँ पर भी आप क्लाइंट्स को कुछ एडवाइस कर रहे हैं कि पैसा लगाएं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी डोंट एडवाइज इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट एट ऑल। जो भी शेयर्स आ रहे हैं वहाँ पर काफी महंगे आते हैं, और अगर आप सीधा अप्लाई करो तो कुछ खास एलोकेशन भी मिलता नहीं है, और इंटरेस्ट कॉस्ट पकड़ के आप अप्लाई करेंगे तो फिर वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एंड यू नो, हमारी एक्सपीरियंस में यह है कि अच्छे नतीजे आते हैं अप टू दी IPO, उसके बाद कैसे नतीजे आते हैं, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सी। सो I would just like to avoid all IPOs at present. दीपन, एक आखिरी सवाल। अभी आपने एडिशन तो बताया पोर्टफोलियो में, लेकिन कहीं रिडक्शन भी की है आपने अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग के हिसाब से? कहीं पे आपने वेटेज कम किया है? नहीं, ऐसे तो नहीं, क्योंकि वी आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग आवर इक्विटी ग्रेजुअली। और जो निवेश अभी भी IT और फार्मा में फंसे हुए हैं, आई थिंक दे शुड लुक एट एग्जिटिंग दीज कंपनीज। दीपन, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल क्लियर पिक्चर ये है कि मार्केट के अंदर अभी गिरावट और आ सकती है। इस पॉइंट पे कहना कि बाजार किस तरफ रुख लेगा भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 10,000 का अहम सपोर्ट है, तो 10,200, 250, 300, 350 का एक टफ रेजिस्टेंस भी मार्केट के सामने खड़ा हुआ है। हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट, हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस, यही बाजार का भी तो खैर रुख दिख रहा है। बिल्कुल वही रुख देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस समय मार्केट में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो डाउ फ्यूचर्स हैं वहाँ पर थोड़ा रुझान ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक इन सेंस बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जो फेड का फैसला है उसका इंतज़ार तो रहेगा ही सभी को। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नताशा
शंकर हमारे साथ हैं इस समय, और साथ ही ब्रिजेश सिंह भी हमारे साथ हैं, सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया आप सबका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सुमित, ये तो लग ही रहा था कि अगर 10,000 40-50 को होल्ड कर जाता है निफ्टी तो थोड़ा टिकने की कोशिश करेगा यहाँ पर, लेकिन वो जो कंफर्मेशन है एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का, वो 10,150 10,200 के बाद ही मिलेगा। तो तब तक क्या ट्रेड करें? हाय, गुड आफ्टरनून मीर। बिल्कुल आपने एकदम परफेक्ट सही कहा। 10,150 इंट्राडे के लिए और 10,200 ओवरऑल पोजीशंस के लिए, बायस पोजीशंस बनाने के लिए लेवल टूटने ज़रूरी है। 10,200 के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग देखने को मिल गई तो हमें एक अच्छा अपसाइड और तेजी का मूव देखने को मिलेगा। जब तक वो लेवल नहीं टूटता तब तक सिचुएशन थोड़ा डाइसी है, और नीचे में 10,030 के आसपास का सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए एक बार 10,000 नीचे में सपोर्ट मान ले और 10,200 ऊपर में रेजिस्टेंस मान ले। इधर साइड ब्रेकआउट हमको तेजी का मूव देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10,150 10,180 का लेवल मिलता है तो छोटे से स्टॉप लॉस से सेल का व्यू लेना चाहिए, और अगर नीचे मिलता है 10,030 10,040 तो 10,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाय साइड में रहना चाहिए। रेंज बाउंड मार्केट के अंदर सपोर्ट्स के पास बाय करें, रेजिस्टेंस के पास सेल करें, और जब ब्रेकआउट आता है उसके बाद हमें एक बड़ा पोजिशनल व्यू लेके बैठना चाहिए। फिलहाल आज सुबह से मार्केट खुलने के बाद तेजी का मूव मेंटेन कर रहा है, और ऊपर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। अभी वापस से अगर थोड़ा दबाव देखने को मिलता है तो लोअर लेवल्स के आसपास बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए। नताशा, आप शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आप इस जो फेड की बैठक है इससे क्या आकलन ले रहे हैं, क्या आउटलुक आपका मिल रहा है? ये 3 बार होगा या फिर 4 बार रेट हाइक हो सकता है? अच्छा, अगर 4 बार भी हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे कितना बुरा असर होगा, और कौन सा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है? जरा इसके बारे में आप कुछ बता पाएँ। देखिए, हम लोग का यही मानना है कि एज ऑफ द क्यूज विच आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ, 3 हाइक्स आर डेफिनेटली समथिंग जो कि मार्केट्स ने ऑलरेडी प्राइस इन कर दिए हैं। अगर चौथा हाइक अनाउंस होता है या देयर इज एनी इंडिकेशन कि दे मे गो फॉर एडिशनल हाइक्स ड्यूरिंग दिस ईयर, तो एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है गिवन द फैक्ट कि आवर ओन मार्केट्स आर क्वाइट वॉलेटाइल राइट नाउ। तो अगर इस तरह का कोई फॉल आता है तो उसमें जो स्टॉक्स एक्यूमुलेट करे जा सकते हैं, तो उसको बी इन इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द कंजम्पशन स्पेस और इवन विद इन द हाउसिंग एंसिलरी स्पेस। बिल्कुल। इस बीच ब्रिजेश, आप क्या ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं? एक बार के लिए शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिला है। ये जो खबर आई है और एक्सपोर्ट्स में जो रिलीफ मिली है उसके बाद अच्छा मोमेंटम इन सारे ही स्टॉक्स में देखने को मिला है। इस पर क्या राय है आपकी ब्रिजेश? देखिए, निफ्टी के बारे में तो पहले यही राय रहेगी कि 10,033 का जो लो था और जो 6 दिसंबर को बनाया वो अभी भी बरकरार है, उसका सपोर्ट वो ब्रेक नहीं हुआ है। हालांकि नो डाउट जो पिछला स्विंग लो था 10,140 उसके आसपास ही 10 पॉइंट ईयर एंड देयर उसके आसपास में मार्केट झूल रहा है। हालांकि ये एक अच्छे साइन है कि एटलीस्ट कम से कम उसके आसपास झूल रहा है, तो ये दर्शाता कि थोड़ा मार्केट में एक बायर्स पॉजिटिव धीरे धीरे करके हो रहे हैं, क्योंकि हमने एक तरफा रैली दिखी है गिरावट की 10,638 से। तो मेरा मानना ये कि थोड़ा सा अगर ये यहाँ पर स्टेबल भी होता है 10,150 या जैसे आपने कहा 10,200 के आसपास में भी अगर ये स्टेबल होता है तो एक हो सकता है कि एक बार उछाल आपको और 200 से 300 पॉइंट का देखने को मिल जाए आने वाले दिनों में। बट नो डाउट अगर ब्रॉडर व्यू की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 नीचे का सपोर्ट, ऊपर में 10,450 का रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसको दायरे को छोटा करके देखें तो 10,000 नीचे का सपोर्ट और 10,200 का ये एक दायरा रहना चाहिए। अगर एनी हाउ अगर वो अगर 200 पॉइंट्स ऊपर में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बाई साइड में रहेंगे। जैसे आपने कहा चीनी के शेयरों में एक उछाल देखने को मिला है, तो मैं बलरामपुर चीनी में ही जाना चाहूँगा। बट मैं यही बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग बतौर ले सकते हैं, अभी भी ओवरऑल ट्रेंड्स शुगर स्टॉक्स में नेगेटिव ही है। तो अगर किसी को बलरामपुर चीनी में पोजिशनल बनाना है तो सलाह तो ना रहेगी, सिर्फ एक ट्रेडिंग बतौर आप ले सकते हैं। 83-84 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके मौजूदा स्तर में लुक आउट फॉर द टारगेट ऑफ 91 फॉलोड बाय 92। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक शेयर है एसएल प्रोपैक, हालांकि हाँ हमारी ग्रुप कंपनीज में से एक है। आज उनके मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर अशोक गोयल, जब उन्होंने ये कहा कि एक्सपेंशन तो वो करना चाहते हैं, उसके बाद अब शेयर का रिएक्शन देखिए, अब ये करीब 5% ऊपर है। ये एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं, इनका प्रोजेक्ट लिबर्टी भी इन्होंने लॉन्च कर दिया, इससे कि रिसाइकल्ड हो जाएगा इनका लैमिनेटेड ट्यूब, और ये विश्व की बड़ी कंपनीज में से एक है। उसके बाद शेयर में आज काफ़ी अच्छा मूव आया, करीब 5% ऊपर है। एक बार सुमित आप इस शेयर को चेक करेंगे, एसएल प्रोपैक को, एक अच्छा बेस है और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने राइज किया, 5% ऊपर है। क्या राय होगी आपकी?
डिम्पी, ये स्टॉक के अंदर एक फॉल के बाद आज पहला दिन है जब ये स्टॉक मूव दिखा रहा है। आई थिंक स्टॉक के अंदर यहाँ से और भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में जो हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है करीब करीब 270 लेवल्स के आसपास। आई थिंक इमीडिएटली 270 तक का मूव हमको देखने को मिलेगा और उसके बाद ही हमें कोई एक बड़ी तेजी के संकेत मिलेंगे। जब तक ऊपर में 270 का लेवल नहीं टूटता तब तक जो इमीडिएट रेंज निकल के आ रही है स्टॉक की वो है नीचे में 247 248 लेवल्स और ऊपर में 270 के लेवल्स। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस जिन्होंने भी आज बनाई है लोअर लेवल से वो अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं और प्रेजेंट लेवल्स पे अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो बाय साइड का ट्रेड तो बन रहा है। स्टॉप लॉस 247 248 का ही लगाना होगा और ऊपर में 270 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे। अगर 270 का लेवल टूटता है तो फिर ये वन वे रैली दिखा सकता है 290 से 300 के लेवल्स तक के लिए। फिलहाल 270 के टारगेट के लिए बाइंग बनती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ हिमेन कपाड़िया भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हिमेन, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हिमेन, एक बार मिड कैप को देखिए आप। आज अगर इंडेक्स को देखेंगे ना तो कोई खास एक्शन है नहीं यहाँ पर फिलहाल, 18,770 के आसपास बिल्कुल फ्लैट। लेकिन विद इन दैट कुछ एक स्टॉक्स जैसे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, आज का जो न्यूज़ फ्लो था उसके बाद ये पूरा प्रेशर में 6.5% नीचे। ग्रेफाइट इंडिया नुकसान में है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स 3.5% नीचे है। IDBI, BEML इन पर नुकसान है। आपने कोई आज रिकमेंडेशन दी क्या मिड कैप में? नहीं, मेरे हिसाब से मिड कैप में तो नहीं दी। एक सन फार्मा ओवरसोल्ड था और लुपिन थे तो सन फार्मा में दिया था, लेकिन मिड कैप अभी भी शायद थोड़ा अनस्टेबल है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आप, लेकिन शायद निफ्टी का पुल बैक ख़त्म नहीं हुआ है। मे बी देयर इज लिटिल बिट मोर स्टीम लेफ्ट में। एक शेयर अदानी ग्रुप में से एक्चुअली जब इस तरह का पुल बैक या फिर मार्केट ऐसा कुछ मूव दिखा है ना, अदानी और अंबानी दोनों के शेयर चलते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ये करीब 6% ऊपर है। अभी वॉल्यूम के साथ इसमें कुछ बाइंग आई है। एक बार ब्रजेश आप इसका चार्ट चेक करेंगे, ये अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर कुछ होल्ड रखनी है पोजीशंस को। अगर किसी ने पोजीशन बना रखी तो 155 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में 166 to 167 would be acting as a resistance. Anything above 167 on closing basis, then we can look out for the target of 172. बट थोड़ा सा जोखिम भरा, थोड़ा सा अगर डिप में मिलता है 160 के बिलो में मिलता है तो डेफिनेटली एग्रेसिव ऑर्डर आपके फेवर में रहेगा। इस बीच अदानी ट्रांस के अंदर भी अच्छा मूव है। अब ये 6% ये भी ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट डे हाई पे। तो अदानी ग्रुप के शेयर्स थोड़ा एक्शन में है, ध्यान रखें। अदानी ट्रांस भी ऑलमोस्ट डे हाई पे में ही। लेकिन आज का मार्केट देखने में लग रहा है कि जो मिड कैप IT वाली थी में ना शायद थोड़ा और चलेगी, क्योंकि इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी मिड कैप IT के शेयर अच्छे चल रहे हैं। वक्रांगी, NIT टेक, हेक्सावेयर, टेक महिंद्रा, ऑलमोस्ट सभी शेयर अपने डे हाई पे ही है। देखिए, इसमें एक वक्रांगी है जो कि बड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन बाकी जो स्टॉक्स जिसका आपने नाम लिया ना उन सब में हमने रुझान ठीक ही देखा है, वहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल भी रहा है। नताशा, आपकी पिक इसमें कौन सा स्टॉक है? देखिए, विद इन द मिड कैप IT स्पेस हम लोगों को दो शेयर्स काफ़ी पसंद हैं। एक माइंडट्री और दूसरा परसिस्टेंट सिस्टम्स। जिस तरह से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है ऑन द डील आउटलुक फॉर प्रिटी मच ऑल ऑफ द IT कंपनीज एंड दीज टू कंपनीज इन पर्टिकुलर, उसका बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए हमारे हिसाब से। और अगर किसी तरह का डिप आता है तो इसको एक्यूमुलेट किया जाता है। इवन एट करंट लेवल्स द वैल्यूएशंस लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये बार बार कंजम्पशन की जब बात होती है उसमें मैरिको का नाम अच्छा बोला जाता है, मैरिको और डाबर। आज आप मैरिको का शेयर देखिए, एकदम से डे हाई पे आ गया, 5% की मूव है और एक कह के चला। ऐसा नहीं कि इसमें सडन स्पाइक कोई खबर आई, ये कह के चलने वाला शेयर में से एक है। एक बार जरा सुमित आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, ये कह के और भी चलेगा आगे, अगर चलने वाला तो कैरी कर जाएंगे पोजीशंस, कोई बात नहीं। मैरिको के लिए पूछा ना आपने? बिल्कुल, मैरिको के लिए पूछा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये FMCG स्पेस के अंदर मैरिको ने बहुत अच्छा मूव दिखाया आज। स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर है और 304 305 के लेवल से इमीडिएटली 318 के लेवल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 15 दिन के जो हाइज है वो हमको ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं और विद वॉल्यूम से मूव देखने को मिल रहा है। वो ये शो करता है कि स्टॉक में यहाँ से और भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा और ऊपर में हमें 325 330 के लेवल्स इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक 330 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके और भी स्ट्रॉन्ग मूव बनेगा, जिसमें 345 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन स्टॉक के ऊपर होल्ड करके चले। अगर किसी को फ्रेश बाई करनी है तो 318 से कोई भी छोटी सी गिरावट आती है 315 314 रुपए तक के लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ले। नीचे में 305 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 330 का टारगेट मान के चल सकते हैं।
मीर, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो नई पोजीशंस नहीं बना पा रहे हैं आज तो, जिनके पास पहले से पोजीशन है, अभी वो क्या करें? क्योंकि वो एवरेज करने से भी रुके हुए हैं, क्योंकि उनके सामने इवेंट चल रहा है। अब वो इस तरह की पुल बैक जब आ जाता है, भले 50-60 पॉइंट का ही हो, तो उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी है। तो ये एवरेज वाला या फिर ट्रेड को संभालने वाले लोग क्या करें? नहीं, देखिए, इसके जिस तरह के दायरे में है मार्केट, आप देखिए ना, अभी आप मार्केट में आपके पास ऑप्शन क्या है, आज का भी आप ट्रेड देखिए। अभी हम जब बात कर रहे थे तब निफ्टी 10,140 के पास था, अब ये फिर से 10,100 के पास है। तो इसमें अगर तो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी पोजीशन रख सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर ये गिर रहा है तो आपको बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप वैसे देखिए अब निफ्टी इन लेवल से भी अभी भी अगर 10,050 तक फिसलता है निफ्टी, तो इस मार्केट में इस लेवल पर भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं जो ट्रिगर हो जाएंगे, बिकॉज कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता नहीं है इस समय। तो फेड का जो ट्रिगर आपने कहा वो सही है, लेकिन अब इवन विदाउट दैट आप देखिए ना, जिस तरह का ट्रेड पैटर्न है, कोई बड़ा इस समय बेट लेना नहीं चाहता। और ये जो LTCG की एक कंसिस्टेंट सेलिंग चलती रही है ना, वो आई थिंक अब क्योंकि आज 20 तारीख है, तो वो हो सकता है कि एक बार फेड का फैसला हो जाए ना, उसके बाद के बाकी बचे 2-3 दिन में और इंटेंसिफाई हो जाए, बिकॉज वो 25 मार्च तक के ही ट्रेड है जो कि काउंट होने वाले हैं उसमें। उसके बाद वैसे ही लंबा वीकेंड भी है, तो उस वजह से आई थिंक अभी के लिए थोड़ा मुश्किल मार्केट है फॉर ट्रेडर ऑल्सो एंड फॉर इन्वेस्टर ऑल्सो। इन्वेस्टर तो शांति बैठा है फिलहाल। बिल्कुल शांत बैठना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बाजार है शायद इसके अंदर अभी भी दिक्कत तो भरी हुई है। आप एक बार जरा बैंक निफ्टी दिखाएं और उसमें सरकारी बैंक और निजी खेमों का अलग अलग दिखाएं। आप देखिए निफ्टी बैंक ये आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ज़्यादा, ऑलमोस्ट डे लो पे खड़ा है। अब इसके दोनों हिस्से, जरा प्राइवेट बैंक और एक जरा निजी बैंक, आप दोनों सरकारी बैंक आप दिखाएंगे ना, आपको दिखेगा सरकारी बैंकों में आज कोई पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं दिख रही है। ये फ्लैट हैं जैसे सुबह थे, कोई शॉर्ट कवरिंग का इसमें ज़्यादा उबाल नहीं देखने को मिल रहा। कुछ निजी बैंकों के अंदर है मोमेंटम, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। हेमंत, ये कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो बैंक ऐसे इन्होंने बहुत पिटाई खाई है इस बार। और कल ही बैंक ऑफ बड़ौदा 7% नीचे था, आज कैनरा बैंक 4% वापस नीचे है। इन दोनों बैंक पे क्या करें? डिम्पी, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो पुल बैक है, एक रिट्रेसमेंट है इंट्राडे, और ये भी 13 आवर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। हालांकि 135 के आसपास है डिम्पी, 1.5-2 रुपये और बढ़ सकता है, लेकिन ये पुल बैक है, मुझे नहीं लगता है ये सस्टेन करेगा। अगर ये बॉटम तोड़ता है या टेस्ट करके घूमता है, आई थिंक तो इसको फेवरेबली देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। और अगर आप कैन बैंक की बात करें तो एक क्लियर नेगेटिव, आप आर्ली चार्ट्स पे भी देखेंगे डिम्पी, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। एक ऊपर से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट नहीं आया है, तो आई थिंक शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी मार्केट में रिवर्सल थोड़ा आ सकता है। लेकिन लॉन्ग साइड के लिए अभी भी कोई टेक्निकल सिग्नल नहीं उभर कर आ रहा है इंट्राडे के लिए भी डिम्पी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अभी तो कोई खास ऐसा रुझान नहीं मिल रहा कि एकदम से आप किसी बैंक पे उतर आए, अभी रुक जाइए बाजार का। एक्चुअली अगर आप देखें जो ICICI जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है ना, जो दीपन भी बात कर रहे थे, उसी में आप देखिए ICICI भी प्रेशर में है, यस बैंक भी नेगेटिव है, HDFC बैंक भी, IDFC बैंक भी, और कोटक महिंद्रा भी नेगेटिव है। एक्सिस बैंक पर तो चलिए खबर नेगेटिव थी, लेकिन एक्सिस ने इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो ओपनिंग में जो एक डिप देखा था, उसके बाद हल्की सी रिकवरी इसने दी। नेगेटिव है अभी भी, लेकिन अगर बाकी बैंकों की तुलना में देखें तो थोड़ा सा कम नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। इसमें टॉपिक अगर कोई लेनी हो ब्रिजेश, तो वो कौन सी होगी? ये जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस बताया मैंने। एक फेडरल बैंक थोड़ा सा चार्ट पे अच्छा लग रहा है। अगर आप फेडरल बैंक को देखें तो 87-88 का आसपास से हमेशा उसमें एक उछाल देखने को मिला है, ऊपर में 96 to 98 तक जाता है। तो अगर ट्रेडिंग बतौर अगर करें तो 90 के आसपास में मिलता है, तो एक बार 87 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके 3 रुपये का जोखिम लेके लुक आउट फॉर द टारगेट ऑफ 96 to 97। और अगर सेफर बैट इसी में अगर ट्रेड करना है तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 80 का रहेगा। अगर 85 के आसपास में मिलता है देन वन कैन लुक आउट फॉर बाइंग द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 100 एंड फॉलोड बाय 125। सरकार की भी योजना है कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। जो कंपनियां बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पिरामिड ग्रुप भी है, उनकी भी अपनी योजना है कि वो भी $20 बिलियन की कंपनी बनना चाहती है 2020 तक। तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया। नीति आयोग के
ने पिरामिड ग्रुप के साथ 25 जिलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए एक करार किया है। करार के तहत कंपनी जिलों में बुनियादी सेवाएं सुधारेगी। इसी करार पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से हमने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत से SG मीडिया से बात करने की शुक्रिया। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पिरामल ग्रुप के साथ टाई अप हुआ है, किस तरह का टाई अप और कितने डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया जाएगा? उनकी एक्सपर्टीज़ है, हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, तो हम उनके साथ मिल के अपने डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो 25 डिस्ट्रिक्ट में शुरू में काम करेंगे और करीब 30-30 व्यक्ति लगाएंगे जो कि एजुकेशन और हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ मिल के काम करेगा। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो ड्रॉप आउट्स को कम करते हैं, वो टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, वो एग्जामिनेशंस में के लिए प्रिपेयर करवाते हैं और उस जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों बड़ी चैलेंजिंग एरिया हैं। इन दोनों में पिरामल ट्रस्ट हमारे साथ काम करेगा। क्या टाइम फ्रेम होगा? 4 साल का टाइम फ्रेम है इन डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने का। और सर बाकी अलग ग्रुप्स के साथ, अलग फाउंडेशंस के साथ भी हम चाहते हैं कि सारे फिलैंथ्रोपिक ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हों और हम चाहेंगे कि सब लोग मिलके, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं है, ये प्राइवेट पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप है। तो सब लोग मिलके जब काम करेंगे तो हम लोग देश को आगे ले जा पाएंगे। और ये बहुत ही हम इनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, पर यहाँ गवर्नेंस के बड़े चैलेंजेस हैं और गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं क्योंकि टीचर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत ही परेशानियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये सब मिलकर ही हो पाएगा। गवर्नमेंट अकेले बहुत बड़ा चैलेंज है ये गवर्नमेंट के लिए, और इसमें जब तक और फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलेंगे हम हिंदुस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे। कितना इन्वेस्टमेंट का इसमें? देखिए ये इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये तो कमिटमेंट, पैशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क का काम है। तो ये फील्ड लेवल का काम है। जब आप लोग कहते हैं कितना पैसा लगेगा, पैसे का इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है। राज्यों के साथ किस तरह के, क्योंकि राज्यों का सहयोग ज़रूरी हो। तो राज्यों ने ये डिस्ट्रिक्ट्स उनके साथ मिल के सिलेक्ट की गई हैं और राज्य अपने प्रभारी ऑफिसर लगा रहे हैं, सेंट्रल अपने प्रभारी ऑफिसर्स लगा रहा है और हम इसमें बदलाव लाकर दिखाएंगे। सर एग्रीकल्चर के लिए किसी फाउंडेशन के साथ बातचीत हुई? फार्म इनकम डब्ल्यू ITC के साथ उसमें कृषि में काम कर रहे हैं और हम और फाउंडेशंस को भी इन्वॉल्व करेंगे इसमें। तो क्या पिरामिड एंटरप्राइज के साथ आगे बढ़ रही है सरकार और 25 जिलों में अलग अलग सेवाएं दी जाएंगी। लेकिन एक और खबर भी है। असल में सरकार ने NCLT इसलिए बनाया था कि विवादित कंपनियों के साथ, जिनके साथ विवाद चल रहा है, उनका निपटारा हो जाए। लेकिन बेचारी खुद ही NCLT विवादों में घिर गई है। NCLT में गई कंपनियों को लेकर विवाद और गहरा गया है। बिनानी सीमेंट में अब अल्ट्राटेक की बोली के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कंपनियां IBC कानून का गलत फायदा तो नहीं उठा रही हैं। भूषण स्टील के मामले में भी कर्मचारियों को टाटा स्टील की बोली पर सवाल उठाए गए। ऐसा स्टील का मामला भी इसी विवादों में घिरा रहा। अब ये बिनानी को लेकर क्या पूरा विवाद है और कैसे IBC की धज्जियां उड़ रही हैं, जरा ये समझ लेते हैं। महक है हमारे साथ बताने के लिए। महक बताएं जरा आप। जी बिल्कुल, अगर आप देखें डिम्पी तो 3 अलग अलग बड़े जो हैं NCLT में मामले चल रहे हैं और तीनों पर ही क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। आज की अगर हम बात करें, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, जो IBC के तहत एक क्लॉज था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसलिए बिठाई गई थी ताकि जो भी इश्यूज हो वो बिल्कुल साफ साफ कमिटी जो है लेंडर्स के साथ बैठ के उसे सॉल्व कर ले। उसी पर आज सवाल उठ रहा है। आज बॉम्बे में क्रेडिटर्स मीट थी, वो थी भूषण स्टील के बिड को लेके। देखिए टाटा स्टील ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, उनको भूषण स्टील मिल गया था, लेकिन अब एम्प्लॉइज गए हैं फिर से NCLT और NCLT ने बोला है कि अब कमिटी जो है वो इस पर देखे कि क्या टाटा स्टील को ये जाना चाहिए या नहीं। बिड आ चुके हैं, इसके बाद अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये विवाद चल रहा है। एक दूसरे केस पे जाते हैं जहां पे कल जो मीटिंग है वो है SR स्टील को लेके। उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 2 बिड्स आए थे न्यू मेटल। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते हैं कि जी बिजनेस ने ही ये मुहिम उठाई थी, जहां पे IBC के जो 29 सेक्शन A है उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठा था। वो जो है वो गवर्नमेंट ने देख लिया गया है। SR स्टील कमेटी, अगेन क्रेडिटर्स की जो कमेटी है उस पर अब बैठक होगी और ये भी हो सकता है कि अब जो है नए बिड्स आए न्यू मेटल और SR स्टील, न्यू मेटल और आर्सेलरमित्तल को लेके। तीसरा एक बहुत बड़ा मामला जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का, और यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है दालमिया सीमेंट को लेकर। बिनानी सीमेंट जो है, दालमिया सीमेंट को मिल गई थी ये कंपनी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक ने बाहर जाकर एक और बिड लगा दिया है जो कि ज्यादा है। और ये एक प्रश्न उठाया है कि NCLT में जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। IBC के तहत जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो ठीक से हमें नहीं बताई गई है और इसीलिए हमने ये
जाके बिड दिया गया है। तो ये 3 बड़े बड़े मामले हैं। ये मैं आपको याद दिला दूं कि आईबीसी इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया था, नया कोड है ताकि टाइमली जो है ये सारे रेजोल्यूशंस हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शायद हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एनसीएलटी से अगर इसे निकालना हो, कोई भी एक प्रोविजन अभी इस पर ब्लैंक है, गवर्नमेंट कहती नहीं कि एक बार एनसीएलटी में चली गई तो उसके बाद क्या होगा। तो लगता है कि मामला और उलझा ही जा रहा है और कंपनियां लगातार जो लूपहोल्स हम कह सकते हैं आईबीसी के, उसका फायदा उठाती जा रही है। अहम जानकारी, अच्छा एनालिसिस है ये कि आईबीसी के तो यहाँ पे सभी कानूनों की धज्जियां तो खैर उड़ी रही हैं, लेकिन मिहिर जो एनसीएलटी के अंदर कंपनीज हैं, अभी तो पावर कंपनीज भी हैं, कुछ और सेगमेंट वाली कंपनीज में, इन सब पे ऐसा ही कुछ चलेगा क्या वाद विवाद? नहीं, देखिए इसमें जो खतरा है वो क्या है कि जो ये पूरा प्रोसेस था आईबीसी में ले जाने का, वो इसलिए था कि एक निश्चित समय के भीतर जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो कर्जदार हैं जो कि पैसा नहीं चुका रहे हैं उन एनपीएस का फटाफट निपटारा हो ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब अगर हर किसी बिड में यही होने वाला है कि कहीं से एक बिडर आकर बैकडोर एंट्री करेगा या तो फिर कहीं से किसी से पिटिशन करा के स्टे करा देगा पूरी प्रोसीडिंग्स को, तो वो जो 180 प्लस 90 डेज की टाइमलाइन जो कि आरबीआई ने रखी हुई है कि जल्द से जल्द निपट सके, वो ही अपने आप में नलीफाई हो जाती है। तो टू दैट एक्सटेंट ना ये इसको क्लोजली देखना ज़रूरी है। नताशा, आपका रिएक्शन चाहिए होगा। ये जो कर्ज वाली कंपनियां और इस साथ में एनसीएलटी के अंदर गई हुई हैं, इस पे बैंकों का भी आप काउंट कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल। जो ये पूरा प्रोसेस बनाया है, ऑल्दो इट इज़ कमेंडेबल इन थ्योरी, लेकिन अगर ये स्पीड अप नहीं होता है और किसी तरह का इस तरह से डिले आता है, एज वी सीन इन द केस ऑफ भूषण स्टील, एस्सार स्टील एज वेल एज बनानी सीमेंट, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है। सो इट्स बेस्ट टू ट्राई एंड रिजॉल्व दीज थिंग्स एट द अर्लीस्ट। बिल्कुल। चलिए, इस बीच मार्केट तो वॉलेटाइल ही है। सेंसेक्स 40 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक अभी भी 115 पॉइंट नीचे बना हुआ है और मिड कैप ये भी करीब वही 25-28 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। बाजार बंद होने में आधे घंटे का समय बाकी है। एक बार ब्रेथ देख लेते हैं मार्केट की और वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं किस तरह का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज संकेत जिस तरह के थे ना, हमने सुबह तो देखा था कि पूरा नेगेटिव था रुझान, ब्रेथ पूरी नेगेटिव थी। अब उसमें हल्का सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा ही है। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे, इंडेक्स भले ही चाहे आपको कुछ और तस्वीर दिखा रहा हो, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है ना, उसमें अभी भी ज़्यादातर जो झुकाव है वो नुकसान वाले काउंटर्स की तरफ बना हुआ है। और हीमेन यही कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता, बिकॉज डेली आप देखते हैं कि इंडेक्स में किसी दिन रुझान थोड़ा ठीक हो भी जाएगा, वो जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर हम देखते हैं कि कन्विक्शन दिख नहीं रहा है कहीं पर। एब्सोल्युटली मीर, जैसे आपने बताया, आई थिंक निफ्टी रियल मूड को कैप्चर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी तो शायद 10% गिरा है और मिड कैप स्मॉल कैप तो 40 से 50% गिर चुके हैं। और एब्सोल्युटली मार्केट ब्रेथ भी सफ़र होता है मीर, और जब तक ये सस्टेन नहीं होता तो एक पार्टिसिपेशन में भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो ये तो मतलब बहुत ही सीवियर डिक्लाइन देखी गई है मिड कैप स्मॉल कैप में। और जैसे आपने बताया, अभी तक स्टेबिलिटी, रिकवरी, ओवरसोल्ड स्थिति है, लेकिन ओवरसोल्ड के बाद फॉलो प्राइस एक्शन अभी भी नहीं दिख नहीं रहा है। तो और विक्स भी 15.16 के आसपास है, तो मतलब अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से सम अप कर दिया। आई थिंक LTCG की सेलिंग है, मतलब पूरा ये महीना ही वॉश आउट है, स्पेशली जब तक नया सेटलमेंट नहीं शुरू होता है मेरे। इस बीच आज इंडिगो के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आया है, ये करीब 1200 प्लस होकर अब कामकाज कर रहा है, 2-2.5% ऊपर है। एक बार आप चेक करेंगे सुमित, ये इंडिगो के अंदर स्ट्रक्चर इसका, ये थोड़ा डेरिवेटिव का शेयर भी आप थोड़ा वो भी चेक कर सकते हैं, ये कितनी और तेज शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है इंडिगो? स्टॉक के अंदर ऊपर में 1250 का लेवल टूटना जरूरी है। जैसे ही ऊपर में 1250 का लेवल टूटेगा तो उसके बाद स्टॉक में एक्चुअल मोमेंटम देखने को मिलेगा और 1300-1310 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आज लोअर लेवल से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपए का मूव दिखाया है। रिकवरी तो अच्छी है और वॉल्यूम्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं, बट अच्छी तेजी हमको 1250 का लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से मूव आया उसको देखते हुए लगता है कि शायद ऊपर के लेवल टूट जाएंगे। इसके लिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस जिन्होंने भी लोअर लेवल्स के आसपास 1200 के आसपास बनाई है वो एक बार होल्ड कर ले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें, 1218-1220 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। अगर यहाँ से ऊपर में 1250 टूट गया तो उनको और भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है,
मार्केट के जहाँ पे मिड कैप कैटेगरी है वहाँ पे अगर आप कुछ गेनर्स देखेंगे तो आपको एक तो मैरिको जो मैंने आपको गिनवाया, इसके अलावा NIT टेक, अदानी ट्रांस, हेक्सावेयर भी आज अच्छा चल रहा है। आज एक शेयर और ऐड हुआ है रेडिंगटन, ये भी करीब 2-2.5% ऊपर आके आज क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। एक बार रेडिंगटन पे ब्रिजेश आपका व्यू चाहिए, ये भी आजकल स्विंग ट्रेड अच्छा देता है, एक तो 100 के ऊपर का हो गया और करीब 5% का स्विंग डेली मिल जाता है इसमें, आपकी राय? देखिए जैसे आपने कहा NIT टेक या टेक महिंद्रा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि NIT टेक हर लेवल में डिप में बाइंग कर सकते हैं जब तक वो 820 के नीचे बंद नहीं देता। आज के साथ में लगभग 910 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर किसी को स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो 885 888 का अच्छा सपोर्ट है, तो एक उसका स्टॉप लॉस लेके एक बार बाइंग कर सकते हैं समवेयर अराउंड, फिट कम समवेयर अराउंड 900 और 905 लेवल, मतलब टारगेट ऑफ 930 935। पोजिशनल बेट मेरा अभी भी मानना ये है कि एक साल में इसका जो टारगेट है मतलब 1250 का है। हेक्सावेयर में डेली चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, तो लगभग अगर 370 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो एक बार बाई पोजीशन बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 350। टारगेट मेरा 425 के आसपास का रहेगा। रेडिंगटन की जैसे आप कह रहे थे सलाह यही रहेगी कि 330 332 का लेवल अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो मौजूदा स्तर पे एक बार बाइंग कर सकते हैं, या अगर 135 के आसपास में मिलता है तब भी बाइंग करने की सलाह रहेगी। ऊपर में मेरा मानना ये है कि 142 से 144 के टारगेट हैं पहले, अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ देन द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 158। बिल्कुल। इस बीच आयशर मोटर्स पर सुमित आपका व्यू क्या है? आज ये चला है, ठीक चला है, 3.5% ऊपर है, लेकिन ये वो उन कुछ काउंटर्स में से एक है जिसमें फंडामेंटली स्टोरी अच्छी है और कमज़ोर मार्केट में अगर ये वीक होता है तो एक बार के लिए कोई सोच सकता है खरीदने का। आयशर मोटर्स के अंदर एक मूव हमको तेजी का ही देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने अच्छी खासी करेक्शन दिखा के कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करके तेजी का मूव दिखा रहा है। कल की मंदी को इसने आज सेम डे में एंगल्फ कर दी, सिंगल डे में एंगल्फ कर दिया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर दी स्टॉक। और ये एंगल्फिंग विद वॉल्यूम हुआ है तो वो ये दर्शाता है कि स्टॉक के अंदर हमें यहाँ से ऊपर में 800 से 1000 रुपये का मूव इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। इमीडिएट पड़ाव भी इसका 29,000 के आसपास है, अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो हमें 200 DMA तक का मूव देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स 29,600 तक के लेवल्स हमको प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं। आयशर के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके चले, जिन्होंने आज सुबह से पोजीशंस बनाई है, और अगर अभी कोई प्रेजेंट लेवल पे फ्रेश बाय का व्यू लेता है तो बिल्कुल ले सकता है। 27,900 के आसपास का फ्रेश पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में टारगेट 29,000, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो 29,600 तक का मूव हमको आने वाले 2 से 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। नताशा, पावर कंपनीज पे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनका ना रुख थोड़ा डिवाइडेड है। पहले प्रॉब्लम PFC और REC को लेकर आई, वो शेयर टूटे, लेकिन आज के ट्रेड में, कल के ट्रेड में PFC और REC के अंदर अच्छा मूव है। अब आप इसके बिल्कुल उलट एक PTC खड़ा कीजिए, PTC पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के नाम से है वो शेयर डे लो पे है, अब 2.5% नीचे है। अभी समझ में नहीं आया कि पावर में आपको सिलेक्शन कैसे करना है। प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, PTC के साथ भी है, REC PFC के साथ भी है। ये अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक चूज ही करना है तो वी वुड प्रेफर REC, बिकॉज एट द करंट लेवल जो उसका डिविडेंड यील्ड है दैट्स इन एक्सेस ऑफ 7%। तो एक आपको स्पेशली इन वॉलेटाइल टाइम्स लाइक राइट नाउ एक कुशन मिल जाता है आपको अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज ऑब्वियसली द डिविडेंड एक्ट्स एज अ डाउन साइड सपोर्ट। तो विद इन द 3 वी वुड प्रेफर REC, लेकिन पावर में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट थिंक अबाउट होल्डिंग ऑन टू देम फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। इस बीच चलिए एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स को देखते हैं। अभी जो खबर आई है कि CBI ने जो 2G मामला है, 2G घोटाला है, उसमें स्पेशल कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। ए राजा के खिलाफ बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है। तो ये खबर टेलीकॉम स्टॉक्स पर, खैर यहाँ पर कोई खास एक्शन वैसे ही देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो प्रॉक्सी प्ले है रिलायंस, उसकी बात कर लेते हैं। इवन रिलायंस पर व्यू क्या है आपका? आज तो ये 890 पर है। 24 हफ्ते का कंसोलिडेशन फेज है मीर। अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ एक बड़ी सी रेंज है, 860 का नीचे का स्तर है और ऊपर का स्तर 959 और 991 है। तो ये 24 हफ्ते हो गए मीर, डायरेक्शनल बायस नहीं है। एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू लेंगे तो इंट्राडे में शायद एक हल्के से बाउंस की उम्मीद है, खास करके अगर ये 885 का स्तर तोड़ता नहीं तो। लेकिन इतने हफ्तों के बाद मिहिर एक
जब तक ये रेंज के ऊपर ये नीचे ब्रेकआउट नहीं देता तब तक कोई डिसिसिव मूव आना नहीं चाहिए, लेकिन 10 साल का ब्रेकआउट है। जब भी ये करेक्शन ख़त्म होगा रिलायंस यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन द मूव शुड बी अप, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, कंटिन्यूस पैटर्न है। आने के पहले अप ट्रेंड था और ये ख़त्म होने के बाद भी आई हैव अ फीलिंग अपसाइड ही होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बायस नहीं है मेरे डायरेक्शन में। चलिए, खैर इस तरह के मार्केट के अंदर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि BTST STBD ट्रेड कौन कौन से हैं। अभिषेक है आज हमारे साथ बताने के लिए। अभिषेक बताएं आज कौन से शेयर्स हैं। जी शुक्रिया डिम्पी। और आज देखिए जैसे जैसे बाजार रिकवरी कोशिश कर रहा है वैसे वैसे ब्रोकर्स का जो भरोसा है वही बाजार में लौट रहा है। और आज जो ज़्यादातर जो कॉल्स हमारे पास आई हैं वो खरीदारी की आई हैं। शुरुआत करेंगे आशीष कयाल के रिकमेंडेशन से। उन्होंने मैरिको बाय करने की सलाह दी है और जो टारगेट दिया है वो है 330 रुपये का और स्टॉप लॉस आपको लगा कर रखना होगा 310 रुपये का। इसके अलावा आशीष कयाल की ही राय है बजाज फिनसर्व पे बाय की रिकमेंडेशन है, टारगेट 5,200 रुपये का है और स्टॉप लॉस जो है आपको 4,920 रुपये का रखना होगा निवेशकों ट्रेडर्स को लगाकर। अगली जो दो खरीदारी की सलाह है वो आए हैं बोरांजा पोर्टफोलियो के रोहित सिंगरे की तरफ से। पहली जो कॉल है वो है NIT टेक, बाय का रिकमेंडेशन है, टारगेट 940 रुपये का और स्टॉप लॉस 900 रुपये का लगा कर रखना होगा। जबकि अगली जो कॉल है M&M फाइनेंस पे है, इसमें भी बाय की सलाह है, टारगेट 450 रुपये का और स्टॉप लॉस जो है आपको 426 रुपये का मेंटेन करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे का है 435 रुपये का भी करंट जो CMPO चल रहा है। इसके अलावा आखिरी जो दो कॉल्स हैं उसमें बिकवाली की सलाह है, ताकि अगर आप खरीदारी या फिर बिकवाली जो भी सौदे बनाना चाहें इसमें से आपको चुनने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो निर्मल बैंक के विकास सालुंखे ने वोकहार्ड को सेल करने की राय दी है, टारगेट 720 रुपये का, जबकि स्टॉप लॉस लगाना होगा 760 रुपये का। इसके अलावा कैनफिन होम में सेल की रिकमेंडेशन आई है, टारगेट 505 रुपये का और स्टॉप लॉस आपको 538 रुपये का मेंटेन करना होगा। तो 6 में से 4 कॉल बाय साइड की और 2 कॉल सेल साइड की। ठीक है, ये ट्रेड आपने दिए, शुक्रिया। आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है, लेकिन आपकी ट्रेड देखने को लग रहा है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट है। आपकी बॉडी में भी मूवमेंट है, ये मिल जाने चाहिए, इससे आपको प्रॉफिट। ये सारे के सारे सौदे स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं आप। ज़्यादातर तो BTST के आपको ट्रेड कम ही मिल रहे हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैरिको है, आप इस पर एक बार ध्यान रखिएगा। खैर कुछ और शेयर भी हैं जिस पे आप थोड़ा देखिए। एक का भूषण स्टील है, अभी भी ऊपर आया 2.5%। एक छोटी कंपनी और है रेन इंडस्ट्रीज, प्रिज्म सीमेंट, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आप एक बार पोजीशंस को देख सकते हैं। रेन इंडस्ट्रीज के बारे में पता कर लेते हैं एक बार। सुमित जरा रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, इस पे क्या करना चाहिए। डिम्पी, रेन इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ से हमको मूव तो ऊपर का देखने को मिल सकता है। स्टॉक पिछले 20 से 25 दिनों में एक अच्छा खासा रेंज में मूव दिया है और स्टॉक की जो रेंज निकल के आई है वो है 355-60 रुपये नीचे में और ऊपर में 400-410 रुपये के आसपास। अभी जिन्होंने भी लो लेवल से पोजीशंस बनाई है वो अगर होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाई की सलाह भी रहेगी, 360 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 410 रुपये तक का टारगेट होगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है सुमित, एक बार जरा बाटा भी आप चेक करो आप, ये करीब 2-2.5% ऊपर आ गया है, ये अब 700 के आसपास है, यही इसका रेजिस्टेंस है। ये टूटने वाला है या फिर और चलने वाला है? देखिए ये स्टॉक का मल्टीपल सपोर्ट है नीचे के अंदर 670 रुपये के आसपास। जब तक 670 रुपये के मल्टीपल सपोर्ट टूटते नहीं है तब तक ये स्टॉक में सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये स्टॉक 200 DMA का ब्रेकडाउन देके वापस से उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो ये शो कर रहा है कि स्टॉक 200 DMA के लिए नीचे सस्टेन करने को तैयार नहीं है और इस पे बाइंग प्रेशर, बाइंग डिमांड ज़्यादा है 200 DMA के आसपास। अगर जैसे ही ये स्टॉक ऊपर में 698-700 का लेवल तोड़ता है, यानी प्रेजेंट लेवल से 1-1.25% की तेजी अगर और आ जाती है तो ये स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 730 से 740 रुपये तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बाटा के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाई की सलाह रहेगी, 670-675 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में हमें 730 से 740 के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। सिर्फ एक बार 698-700 का लेवल तोड़ दे तो मेरा कन्विक्शन बढ़ जाएगा 730 से 740 के टारगेट के लिए। मार्केट को देख के मेरे ऐसा लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, रिटर्न नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप दिन रात सुबह शाम बाजार को देख रहे हैं क्या चल रहा है। ना तो आप चलते हुए शेयर में बाय करना चाहते हैं, ना तो टूटते हुए शेयर में सेल करना चाहते हैं। सिर्फ दिख रहा है, बंद पता नहीं किसका रहा है। नहीं देखिए, लेकिन एक चीज़ है कि मार्केट थोड़ा सा लाइट भी है। हाँ। अगर आप आउटस्टैंडिंग पोजीशंस को, क्योंकि वो जनवरी से चल रहा है ना, इनफैक्ट फरवरी के फर्स्ट वीक से, तो उस वजह से आप देखिए कि जो गिरावट में हल्का हो गया मार्केट थोड़ा, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत हैवी मार्केट है, लेवरेज पोजीशन बहुत सारी है, इसीलिए ना थोड़ा एक्टिविटी मंद पड़ गई है इस समय। जो है एक्टिविटी चल रही है अच्छी कहाँ पर, प्राइमरी मार्केट में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाद एक इश्यूज आ रहे हैं। और प्राइमरी मार्केट में अभी देख लेते हैं जो ताज़ा सब्सक्रिप्शन लेवल्स हैं वो भी क्या है।
इस समय। तो सबसे पहले तो चलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही देख लेते हैं। अभी तक 52% सब्सक्राइब हुआ है, आज ये बंद होने वाला है इशू। कम है तो बहुत अभी, लेकिन देखिए ये दोनों में ही, आप भारत डायनामिक्स में भी देखिए और HAL में भी, वो एक जो टिपिकल सरकारी कंपनी है, भले ही डिफेंस में है, एक्सक्लूसिव स्पेस में है, लेकिन उसके बावजूद वो जो डीले कांस्टेंट होता है ना डिफेंस स्पेस में, ऑर्डर्स आने में, फिर वो एग्जीक्यूट होने में, इनके केस में तो स्पेशली, तो वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। जबकि आप देखिए 25 रुपए का डिस्काउंट भी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लेकिन वैसा हैवी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला HAL के IPO में। दूसरा है संधा टेक, आज इसका दूसरा दिन है, अभी तक ये 13% सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो उसे लेकर वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। 332 है अपर एंड पे, इसका जो प्राइस बैंड है वो 550 करोड़ के आसपास का ये है। इनफैक्ट कल हमने बंधन में देखा था कि ठीक हुआ था सब्सक्रिप्शन वहाँ पर। अब देख लेते हैं जो कार्डा कंस्ट्रक्शन है उसे, ये दूसरे दिन करीब 1.36 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है इशू, और यहाँ पर ये 21 मार्च तक, यानी ये कल तक खुला है। और यहाँ पर जो प्राइस बैंड है इसमें वो है 175 से 180 के बीच। नताशा, आपका कोई व्यू है क्या इन IPOs पर? We had a subscribe to Bandhan Bank and we also have a subscribe as far as HAL is concerned, क्योंकि काफ़ी strong business model है and valuations भी ठीक ठाक है, but as far as the auto ancillary IPO is concerned, उसके pricing को, valuation को लेकर we have concerns. We would not prefer to subscribe to it at this level. ठीक है। एक जरा आप लिकर शेक में तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी देखिए, कल भी मैंने आपको नोटिस करवाया था, शेयर आज भी करीब 5% ऊपर है। हालांकि इसके और पेयर में इतना दम नहीं है, लेकिन लिकर ये तिलक नगर 2 दिन से अब 8% हो चुका है। एक दो शेयर मैं आपके सामने और रखता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत मूव देखने को मिल रहा है। इसमें रिलायंस इंफ्रा ने अच्छा गेन कर लिया, अब ये करीब 7% ऊपर है। रिलायंस इंफ्रा हमने शुरुआत जब की थी तब 4.5% ऊपर था, अभी 7% ऊपर आ चुका है, और रिकमेंडेशन आपको होल्ड करने की थी। इसमें एक और शेयर है जो थोड़ा चल रहा है, हालांकि उसमें कुछ ज़रा है नहीं, छोड़ देते हैं। प्राइम सिक्योरिटीज़ के अंदर है 50 रुपये का, हालांकि है प्राइम सिक्योरिटीज़, लेकिन ये कुछ ज़रा वॉल्यूम के साथ नहीं चल रहा, इसलिए छोड़ देते हैं। 83,000 शेयर है इसमें भी। एक बार रिलायंस इंफ्रा पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी वापस से हमको। हेमंत, आप इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड या फिर सीधा फ्यूचर का ट्रेड अभी भी कैरी करने को बोलेंगे? 7% इंट्राडे गेन बहुत होता है ADAG के शेयर्स के अंदर, उसमें भी इंफ्रा के अंदर। एब्सोल्युटली, और 460 पे प्रीवियस इंटरमीडिएट हाई है डिम्पी, तो मुझे नहीं लगता रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा। लेकिन अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे तो लास्ट घंटे में NSE कैश मार्केट में 16 लाख का वॉल्यूम हुआ है, विच इज़ वेरी हाई। आप ऑप्शन देंगे तो मेरे हिसाब से TCS है, इन्फोसिस है और सन फार्मा, आई थिंक इसमें एक्टिविटी या BTST देख सकते हैं डिब्बी। एक बेस भी बना है आर्ली चार्ट्स पे, जो MACD इंडिकेटर है पॉजिटिव, मतलब क्रॉसओवर बाई भी दिए हैं, और सन फार्मा ने हायर टॉप हायर बॉटम भी किया है। तो ये 2-3 स्टॉक्स है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। कैडिला भी है, तो फार्मा पैक में 2-3 स्टॉक BTST ये मार्केट में तो हालांकि डेंजरस है, लेकिन BTST के हिसाब से देख सकते हैं डिब्बी। ठीक है। मार्केट के अंदर है एक रेंज में मोमेंटम, अभी भी 26 अंकों की बढ़त है, 10,120 के आसपास है। एक बार जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी समझ लेते हैं सुमित से ही। सुमित, ये बैंक निफ्टी पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? क्या आप अपने क्लाइंट्स को या फिर आप खुद इस लेवल पे बैंक निफ्टी को प्लस करेंगे या फिर करना चाहेंगे? ये 24,000 टूट ना जाए, डर तो बना हुआ है। कल भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो तोड़ ही देगा पक्का। अब बिल्कुल देखिए, दबाव तो देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो अभी तक कोई ऐसा कैंडल बना नहीं है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से जिसको देख के ऐसा लगे कि यहाँ से तेजी कर सकता है। आई थिंक 24,050 के आसपास का बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो हमें और भी दबाव देखने को मिलेगा। तेजी का व्यू मेरे हिसाब से 24,300 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए तो अच्छा कन्विक्शन बैठेगा, जिसके अंदर 24,500 24,800 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से बाइंग एक बार फिलहाल अवॉइड करें, थोड़ा सा यहाँ से तेजी का मूव बनने दे, उसके बाद ही बाइंग में बैठे, अदरवाइज वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। नताशा, मेटल कंपनीज पर आपका रुख क्या होगा? क्योंकि एक तरफ तो पहले ट्रेड वॉर था, फेड की बैठक भी चल रही है, ऑल टुगेदर जो स्विंग है। आप टाटा स्टील से सेल का एग्जांपल ले लीजिए, आज सेल और टाटा स्टील 4% ऊपर है, कल ये दोनों ही शेयर 4% नीचे थे। बड़ा मुश्किल है इन सबको कैरी करना। आप एक लॉट भी कैरी करेंगे तो आपको कम से कम 2-2.5 लाख रुपए रखने पड़ते हैं मार्जिन के तौर पर, नहीं तो ये दोनों शेयर ही हैंडल नहीं होते हैं। तो आपका मेटल पे आउटलुक क्या है?
कि अगर आप डोमेस्टिक फोकस्ड मेटल कंपनीज को देखिए तो वी प्रेफर देम ओवर दोज जो कि एक्सपोर्ट फोकस्ड हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली जिस तरह से यूएस ने टैरिफ वॉर किया है ऑन मेटल्स, दैट इज़ डेट्रीमेंटल एज फार एज द ग्लोबल मेटल प्राइसेस इज़ कंसर्न। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी दिखाई देने लग गया है। सारे ही मेटल कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस हैं काफ़ी वॉलेटाइल हो गए हैं। तो आवर सजेशन वुड बी कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग की तरफ से डिमांड आना चाहिए फॉर मेटल कंपनीज, डोमेस्टिक फोकस मेटल कंपनीज, उसको देखते हुए उन्हीं को एक्यूमुलेट करिए। बट अदरवाइज दोज विच आर एक्सपोर्ट फोकस्ड वी वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम देम। बिल्कुल। ये इस बीच है करीब 11 मिनट है मार्केट बंद होने में, 10,128 पर है। तो कम से कम ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि 10,100 के ऊपर आज क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। निफ्टी सेंसेक्स 89 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन वही है रुझान जिस तरह का है ही में ना, प्रॉब्लम ये होती है इस तरह के मार्केट में कि आप BTST ट्रेड भी क्या लेकर जाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ यूएस विल रिएक्ट। फिर वो फेड की जो मिनट्स आएंगी उसका और इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट पर। क्या करेंगे आप? एब्सोल्युटली राइट मीर, सच बात है। रोज़ 40 से 50 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होती है, गैप अप होती है तो सस्टेन नहीं करता है। लेकिन कल मेरे हिसाब से BTST के हिसाब से नहीं मीर, लेकिन अगर कल गैप डाउन होती है आज जिस हिसाब से काफ़ी स्टॉक्स लग रहा है, एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम किया है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स अर्ली चार्ट्स पे थोड़े क्रॉसओवर बाई दिए हैं, तो BTST का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं निवेशक। तो मेरे हिसाब से कल अगर गैप डाउन खुलता है या खुलता है कि नहीं फेड को लेकर या US को लेकर, तो आई थिंक वहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि इट लुक्स एक बाउंस है जो बाउंस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 4 घंटे की गिरावट थी और मेरे हिसाब से अगर सेफ खेलना है तो ये मैंने कहा 10,300 का कॉल ऑप्शन है मीर, 26-27 रुपया है, खोना ज़्यादा नहीं है, मे बी 10 रुपये की स्टॉप लॉस। लेकिन कल अगर मार्केट जैसे रिकवर होता है तो आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का टारगेट, तो वो भी एक आप प्योर वेनिला प्लेन कॉल ऑप्शन खेल सकते हैं मीर। ठीक है, एक बार आप TVS मोटर्स भी देखें, हालांकि 1% तक की बढ़त है, लेकिन आज इसने दिन भर अपने आप को मेंटेन करके रखा है, टूटा नहीं है। दोपहर में भी करीब 1.5% ऊपर था और आज भी है, कहीं कोई साइन नहीं है इसमें वीकनेस के। एक बार जरा टाटा मोटर्स भी दिखाएं, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि 60,000 रुपया दाम बढ़ाना चाहते हैं, अप्रैल से लागू हो जाएगा। उसके बाद से एक छोटा सा पुल बैक इसमें अभी जनरेट हुआ है। जरा यही समझना है कि इसमें किया क्या जाए। ब्रजेश, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी टाटा मोटर्स पर। ये पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ाना चाहते हैं 60,000 तक, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग दाम बढ़ेंगे और अप्रैल में बढ़ेंगे। अभी क्या करना है टाटा मोटर्स पर? अगर ट्रेडिंग बतौर करना चाहें तो जो 50 वीक लो था 332 का, उसको स्टॉप लॉस लेके एक बार बाइंग कर सकते हैं 350-352 के लिए। बट फिर भी सलाह यही रहेगी, अगर वीकली चार्ट देखें तो इसका इट्स बीन ट्रेडिंग इन लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन। उसके अनुसार जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 315-320 का निकल के आ रहा है, एक जो सपोर्ट है। उसके बाद में जो दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 290 का निकल के आ रहा है। तो अगर ट्रेडिंग करना है तो जैसे मैंने कहा 332 का स्टॉप लॉस, 350-352 का टारगेट रहेगा। अगर किसी को पोजिशनल बैट लेनी है तो जो फेयर वैल्यू उसके चार्ट के अनुसार निकलती है वो लगभग 290 है और फिर 310 है। ये 2 लेवल पे एक बार बाइंग हो सकती है। ठीक है, आज सुबह सुबह आपको मारुति एक शेयर दिया गया था, ये कहा था कि 8800 आ जाएगा। आ तो क्या 8800, भले धीरे धीरे चल रहा है लेकिन अब चलना शुरू हो गया वापस से। तो एक बार नताशा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये एक्चुअली ना 11,000 11,500 की रिपोर्ट भी है और कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10, 15, 20 दिन पहले की रिपोर्ट आती थी 11,000 की। उस समय शेयर 9600 का था, अभी 8800 का है। इसको प्लस कर लेना चाहिए आप, या अभी भी महंगा है ये? नहीं, डेफिनेटली इसको इस समय एक्यूमुलेट करना चाहिए। द स्टॉक हैज़ करेक्टेड, लेकिन हम लोग के हिसाब से इट कैन डिप डाउन टू अबाउट 8500 8600 लेवल्स, बिकॉज उस लेवल पे जो वैल्यूएशंस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बट वी बीन रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स दैट दे यूज़ एवरी सिंगल डिप इन दिस स्टॉक टू एक्यूमुलेट इट फर्दर। मीर, वापस निफ्टी के अंदर 40 अंकों की बढ़त आई है। ये 150 के नीचे अभी कोई ट्रस्ट नहीं किया जाए, अभी 132 134 के आसपास चल रहा है। देखिए वो मुश्किल 10,150 इंट्राडे बेसिस पर था, लेकिन यही अगर आप सवाल मुझे अगले 1 या 2 दिन के लिए पूछेंगे ना तो आई थिंक 10,200 का जो लेवल है
उसके ऊपर निकलने पर एटलीस्ट एक थोड़ा कंफर्मेशन आएगा आपको, और उससे ना थोड़ा गैप, वो जो 10,033 के आसपास का लो है, उससे थोड़ा गैप भी बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो वो आई थिंक होना ज़रूरी है मार्केट में, और वो होना भी चाहिए। तब तक थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगी। इनफैक्ट ये हो भी सकता है ब्रिजेश कि अभी भी मार्च की सीरीज़ ख़त्म होने में वक्त है, हम 10,000 के लेवल को टेस्ट करें एक बार। See, as a time cycle series, March 21 and 22 एक स्क्वायर वैल्यू के हिसाब से, WD गान की थ्योरी के हिसाब से एक वो डेट निकल के आती है। एंड इवन 10,030, 10,033 ये जो लेवल है एक 3 पॉइंट का, ये ब्रेक अगर नहीं होता है, और अगर एनी हाउ अगर निफ्टी अगर हम देखें भी तो सुबह के सत्र से, क्योंकि अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट एज वेल एज यूएस मार्केट वो एक नेगेटिव में था, और हमारा मार्केट आज के सत्र में पॉजिटिव है, तो ये अपने आप में थोड़ी सी एक पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। ठीक है। तो सलाह तो यही रहेगी कि अगर एनी हाउ अगर कल का दिन और 10,030 ये अगर होल्ड ऑन कर गए, तो मेरा मानना है कि जैसा कि मीर जी ने कहा 10,200 का लेवल देर नहीं लगेगी टच होते हुए, और एक बार अगर उस लेवल को सस्टेन कर गया तो एक बार आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 10,370, 10,400 तक के लिए भी। तो थोड़ा सा ये अगर ये लेवल पे भी अगर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ही दर्शा रहा है, नेगेटिविटी के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वैसे शेयर्स दिखा रहा हूँ जो थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहे हैं अभी अभी। उसमें जस्ट का एक शेयर है, ये अच्छा पुल बैक वाला सौदा बनता है जब इस तरह का बाजार होता है। 3-3.5% ऊपर आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी हम बात कर ही रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी एक पुल बैक हमको मिला। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा, आपको पता है एक SR शिपिंग नाम की भी एक कंपनी है, ये इसके अंदर भी एक अच्छा मूव आया है, और ये भी ऑलमोस्ट डे हाई पे आके इस समय कामकाज कर रहा है। खैर 4 मिनट है मार्केट में, एक बार जरा जल्दी से जस्ट डायल के बारे में सुमित से पता कर लेते हैं। सुमित, जस्ट डायल डिम्पी, जस्ट डायल के अंदर मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। स्टॉक में नीचे में 415 420 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो प्योरली मोमेंटम ट्रेड करना है तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल कुछ खास नहीं है। पुलबैक के अंदर हमें स्टॉक ऊपर में 460 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो प्योरली पुलबैक के लिए अगर ट्रेड करना है तो विद स्टॉप लॉस ट्रेड करें। 435 पे अगर बाय करते हैं तो 420 421 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में इमीडिएटली 460 तक के लेवल्स मोमेंटम के हिसाब से देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए खैर देख लेते हैं जल्दी से जो ओवरऑल सेटअप है। अब निफ्टी जहां बंद होने जा रहे हैं, इसमें आज भारतीय इंफ्राटेल ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, करीब 5.5% ऊपर। टेकएम ये 4% ऊपर। आइशर मोटर्स, टाटा स्टील, विप्रो, बॉश, यूपीएल। आज एचडीएफसी ने अच्छा मूव दिया है, ये इनफैक्ट 1.5% ऊपर 1800 के आसपास है। और साथ ही इन्फोसिस ये भी करीब 2% ऊपर। इन्फोसिस और एचडीएफसी, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है क्विकली हिमेन? HDFC पर तो पॉजिटिव है व्यू, लेकिन बाउंस थोड़ा और एक्यूट हो चुका है मीर। मेरे हिसाब से वंस अगेन आप ऑप्शन दे तो मेरे हिसाब से जी एंटरटेनमेंट आज अपवर्ड बार रिवर्सल दे रहा है, और औरोबिंदो फार्मा इंटरेस्टिंग लग रहा है मीर। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स है। PML को भी देखिए, एक बार डे हाई पे है। अब खैर क्योंकि बाजार बंद ही होने वाला, तो जल्दी से ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आज हीरो बने शेयर। आज तो हीरो की लिस्ट बन जाएगी, कल तो बड़ा मुश्किल था अब उन शेयर्स को ढूंढना और उनके साथ उनके कन्विक्शन के साथ देखना, लेकिन आज मैरिको अच्छा चला। आज मिड कैप स्पेस में FMCG का ये कहा जा सकता है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो आज मैरिको ने किया है। अदानी ट्रांस, आपको पता अच्छा स्विंग ट्रेड दे गया ये। वीनस रेमेडीज, धनलक्ष्मी बैंक, ये कुछ एक वो सौदे बने हैं जो कि आज 10% तक की मजबूती दिखा के गए। आज की हीरो की लिस्ट थोड़ी बड़ी है, उसमें बिनानी इंडस्ट्रीज भी जुड़ी है, क्योंकि कुल मिला के इनकी तो चांदी है, चाहे अल्ट्राटेक खरीदे चाहे इनको दालमिया भारत खरीदे, लेकिन इनकी तो मौज है। रिलायंस इंफ्रा करीब 6-6.5% ऊपर है। और इसके अलावा आज सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक, एक छोटी कंपनी है, वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, आज ये 5-5.5% तक की मजबूती के साथ ये भी आज बढ़त के साथ ही क्लोजिंग कर। अब सेगमेंट पे आ जाते हैं जरा जीरो वाले पे। उसमें आप एमको, कल भी आपको याद होगा कल नहीं चल रहा था, आज भी टूटा 8% नीचे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है वो टूटा है। ऑयल कंट्री थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, 5% ये शेयर भी इस समय नीचे है। चीनी को लेकर आज खबर आई थी कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई है, तो उसका फ़ायदा मिल गया है। बलरामपुर चीनी, मवाना शुगर, धामपुर शुगर, हालांकि जिन चीनी कंपनी से हमने बातचीत की उनका कहना है कि भी थोड़ा कैलकुलेटेड हमको देखना पड़ेगा कि कितना फ़ायदा मिलता है। एक्सपोर्ट की लिमिट तो आ गई है, 20% ड्यूटी कट तो हो गया, लेकिन क्या इंटरनेशनल मार्केट में हमको वैसे प्राइस मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा एक नोटिस करने वाली बात होगी। भारत में प्रोडक्शन थी ज़्यादा, उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने 20% की ड्यूटी को कट कर दिया। अब आगे आते हैं मेटल के शेयर्स पे।
आज मेटल का दिन ज़्यादा अच्छा था, ये कहूँगा। आज पुल बैक में, एक्चुअली पुल बैक जिसको कहा जाएगा वो सिर्फ मेटल में ही था। सेल, टाटा स्टील, भूषण स्टील, हिंडाल्को, ये कुछ एक वो शेयर थे। खैर वेदांता में तो आज एक्स डिविडेंड हुआ था, उसकी एडजस्टमेंट थी ये, लेकिन वैसे ज़्यादातर मिड कैप की और फ्रंटलाइन जो स्टील कंपनीज हैं उनमें स्ट्रॉन्ग पुल बैक आज हमने बनते हुए देखा। तो मेटल का दिन आज के लिए बहुत बेहतर था। अब आते हैं जरा आईटी पैक पे। आईटी के छोटी छोटी आईटी कंपनीज आपका दिन अच्छा बनाती हैं, टेक महिंद्रा, एल&टी। और टिपिकली अब तो हमने देखा है ट्रेडिंग रूम में कि सुबह खुलते ही सबसे पहले अगर कोई सौदा लगता है तो आईटी के अंदर ही ज़्यादातर डीलर्स डालते हैं, उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन, न्यूज़, मार्केट का ट्रेंड देखने लगते हैं। आईटी में थोड़ी सेफ्टी सी लग रही है आजकल पिछले 20 दिन के ट्रेंड को देखते हुए। टेक महिंद्रा आज भी चला, एल&टी, इन्फोटेक, एनआईटी टेक, ये सभी शेयर आज करीब 4% बढ़कर ही बंद होने में कामयाब हो रहे हैं। अब कुछ और सेगमेंट देखिए। आज ऑटो का दिन भी ठीक ठाक था। आयशर मोटर ने लीडरशिप ली, 3-3.5% ऊपर था। बजाज ऑटो, मारुति आज ये भी चल गया अच्छा, भले क्लोजिंग में चल के गया, लेकिन मारुति ने एक्चुअली 8800 के लेवल को आज पार कर ही लिया। टीवीएस मोटर, ये टू व्हीलर सेगमेंट ठीक था आज, और टीवीएस मोटर ने अपने आप को मेंटेन रखा 1% की बढ़त के साथ। चुनिंदा फाइनेंस वाली कंपनीज भी थोड़ी चली हैं, HDFC, मन्नापुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये आज चला अच्छा है। ये एक्चुअली फाइनेंस वाली कंपनीज को आप इस तरह से भी देखिए, इनडायरेक्टली ये मैसेज देती हैं कि कंजम्पशन की थीम स्ट्रांग है। कंजम्पशन वाले शेयर भी चल रहे हैं और उनको जो फाइनेंस करने वाले शेयर हैं उनमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खासकर बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, ये दोनों आपको रियल टर्म में कंजम्पशन वाला जो आप हम CD गुड्स कहते हैं ना, इसको कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है, वहाँ पे आपको एक अच्छा मूवी ये दिखाते हैं। तो आज बाजार की क्लोजिंग हमको मिल रही है, ये कहेंगे कि ठीक क्लोजिंग है, ये भी कहेंगे कि उतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी नहीं है। तो आज कहने के लिए कुछ नहीं है, आज सिर्फ देखने के लिए बाजार मुझे ज़्यादा लग रहा था। मैं तो इसे न्यूट्रल क्लोजिंग कहूँगा। अगर आप ये एक कंसोलेशन लेना चाहें कि आज ग्लोबल सेटअप बेकार था, यूएस में बड़ा कमज़ोर रुझान था, सुबह एशिया नेगेटिव था, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो कम से कम ये गनीमत है कि सेंसेक्स 33,000 के ऊपर बंद हुआ और निफ्टी भी 10,137 पर बंद हुआ है, 10,100 के ऊपर जाकर। कल तो हम इससे भी नीचे थे, लेकिन दैट्स अबाउट इट। अब इसमें अगले 2 दिन आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, स्पेशली कल का दिन, अनलेस कोई बहुत बड़ा मेजर क्यू कहीं से आ जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी ये देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट 10,150-200 के बीच में रहता है कल के ट्रेड में, तो कहीं टुवर्ड्स क्लोजिंग जाकर फिर से वो एक जिसे टिपिकली कहते हैं ना नर्वस, उसमें चले जाना जोन में, और उस चक्कर में थोड़ा अपनी पोजीशन छोड़ देना, वैसा नहीं हो जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि निफ्टी, बैंक और मिड कैप, इसमें अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो दिन के लो लेवल्स थे वहाँ से ये रिकवरी के साथ बंद हुआ है। अच्छी बात है कि डी हाई पे बंद है आज। बिल्कुल। हालांकि मार्केट के अंदर आज मार्केट की ब्रेड देख के थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि 1000 के मुकाबले 400-500 शेयर ही खड़े रहे आज बढ़त में, लेकिन फिर भी इंडेक्स ने मैनेज किया, तो मार्केट ब्रेड को थोड़ा हम सेकेंडरी मान लेते हैं। कल का दिन अगर हमको ओपनिंग ठीक मिल गई तो शायद थोड़ा और पुल बैक आएगा, लेकिन अगर 200 आएगा ये भी चैलेंज है। अब जरा क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। सुमित, आपका क्लोजिंग कमेंट चाहिए आज के मार्केट पे। आज के मार्केट में तो लोअर लेवल से थोड़ा अच्छा पुलबैक हमको देखने को मिला है। कल भी अगर ये पुलबैक सस्टेन करता है तो हमें इमीडिएटली 10-200 तक का लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शो शुरुआत होता ही कि 10-200 का लेवल टूटने के बाद मुझे कन्विक्शन बढ़ जाएगा, फिर हमें एक अच्छा कन्विंसिंग मूव बाय साइड में देखने को मिलेगा। फिलहाल रेंज बाउंड ही समझे, 10,030, 10,000 के नीचे के आसपास नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 10-200 का रेजिस्टेंस है। अगर कल आज के जो हाई लगे 10,155, अगर कल वो टूटते हैं तो हमें ये मूव 10,200 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद हम फ्रेश ट्रेंड डिसाइड करेंगे निफ्टी के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। क्विकली आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या हैं हिमेन? मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ मीर। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो एक अपवर्ड की रिवर्सल हुआ है, एक 50 से 70 पॉइंट की अपसाइड दिख रही है। गैप से भी नीचे खुलता है तो मुझे लग रहा है रिकवरी होगी। बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का है, रिलेटिवली वीक है। आईटी जो एक लॉन्ग टर्म तेज़ी में है, आई थिंक वहाँ गतिविधि देखी गई है। FMCG है, आई हैव अ फीलिंग कल का दिन अच्छा रहना चाहिए। और आज का जो हाई है वो क्रॉस करने के बाद क्रॉस करेगा वैसा लगता है, और उसके ऊपर भी अपसाइड थोड़ी है। पुल बैक है, रिकवरी है, रैली नहीं है, लेकिन आई थिंक देयर इज कल का दिन पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, आज कुछ सलाह वैसे मिल रही है जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक दिन और ICU में रख लीजिए, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। वार्ड में कर देंगे शिफ्ट। बार बार पेशेंट के रिश्तेदार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब शिफ्ट होंगे, तो ये वैसे ही है जैसे आज एनालिस्ट हमको बता रहे हैं, नहीं एक दिन और रख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। चारों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। कल की बाजार की तैयारी आज ही शुरू कर देंगे, ज़रूरी भी है। तो खैर आज मार्केट के अंदर
दोनों ही तरह का, जैसे मिहिर भी कह रहे थे कि आज अच्छी बात यह है कि हमने 100 के ऊपर क्लोजिंग दी, बुरी बात यह है कि इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमने नहीं देखा। टिपिकली जब हम बुल रन में होते हैं तो हमको स्ट्रॉन्ग पुल बैक की आदत सी होती है, हमको जब नहीं मिलता तो लगता है कि बाजार ऐसा पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। आज वो वाली फीलिंग मार्केट के अंदर फिर से आ रही है। आज स्मॉल कैप और बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चले, जो चल रहे थे वो आईटी और फार्मा चल रहे थे। तो इसलिए ये जरा पता कर लेते हैं कि इसमें और कितनी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। एक बार जरा इन्फोसिस की आज ही क्लोजिंग आप दिखाएं, और ब्रजेश आपका व्यू इन्फोसिस पे चाहिए। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, और उन रिपोर्ट जिन्होंने भी छापी नमूरा की थी शाहजहां तक, उन्होंने कहा था कि उन्होंने मैनेजमेंट से बात की है, उनको लगता है कि शायद इनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी, तब इन्होंने 990 का टारगेट दिया था। उसके बाद से शेयर बकाया टूटा नहीं, ऊपर आ गया। आज भी करीब 1.5% 17 रुपये ऊपर है। ये शेयर की रेंज क्या है, कितना और चलेगा? देखिए डिम्पी जी, अगर इस शेयर की अगर हम बात करें तो इसको वीकनेस मिलेगी एक बार 1125 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है। ऊपर में नो डाउट इट हैज अ रेजिस्टेंस सम 1185 टू 1190। अगर आप रेंज की बात कर रहे हैं तो 1125 नीचे, ऊपर में 1190 है। तो जब तक 1125 ब्रेक नहीं करता है, आई एम नॉट वुड बी नेगेटिव इन दिस स्टॉक। तो जैसे ट्रेडर बतौर अगर चाहें तो एक बार 1150 या 1140 आता है तो 1125 का स्टॉप लॉस लेके एक बार बाई करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 1185 1190 के आसपास में आता है, वहां पर आप सेल कीजिए। तो ये रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड साइन फॉर दिस स्टॉक्स। इसको मोमेंटम अगर चाहिए तो 1210 के ऊपर अगर ये ऊपर बंद देता है तो इसका जो रेंज है वो फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ दर्शाएगा, और जो कि स्टॉक्स को लगभग 1350 1360 तक लेके जा सकता है। बट हाल फिलहाल के लिए 1125 और 1190 ये 2 लेवल को वॉच करके आप ट्रेड कीजिए। इस बीच मार्केट के अंदर एक और चीज़ हो रही है, एनसीएलटी को लेकर विवाद थोड़ा सा और गहरा भी गया है, थोड़ा गड़बड़ा भी गया है। दोनों चीज़ें हो रही है। असल में एनसीएलटी में कंपनीज को लेकर जो विवाद था वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि बिनानी सीमेंट को खरीदने के लिए अल्ट्राटेक ने बोली लगाई है, और अब ये सवाल उठने लग गया है कि सरकार ने जो मैकेनिज्म बनाया था आईबीसी, उसका क्या होगा। अगर आपको यही करना था, आप अपने आप से बोली लगाना चाहते हैं, किसी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करना, प्रमोटर से बात करके आप डील करना चाहते हैं, तो आईबीसी के अंदर एक क्यों आईबीसी के कानून फिर बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं, भूषण स्टील में भी ऐसा ही हुआ। मामले को टाटा स्टील खरीदना चाहती थी तो कर्मचारियों का मामला आ गया। ऐसा स्टील का मामला भी कुछ विवादों में ही घिरा हुआ है। इस पर जरा पूरी जानकारी ले लेते हैं। मेरे सहयोगी हैं महक, वो बता रहे हैं पूरा एनालिसिस करके। महक बताइए, आईबीसी के कानूनों की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, जरा इसका विश्लेषण करके बताएं आप। बिल्कुल, अगर आप देखें डिम्पी तो 3 अलग अलग बड़े जो हैं एनसीएलटी में मामले चल रहे हैं, और तीनों पर ही क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। आज की अगर हम बात करें, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, जो आईबीसी के तहत एक क्लॉज था, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसलिए बिठाई गई थी ताकि जो भी इश्यूज हो वो बिल्कुल साफ साफ कमिटी जो है लेंडर्स के साथ बैठ के उसे सॉल्व कर ले। उसी पर आज सवाल उठ रहा है। आज बॉम्बे में क्रेडिटर्स मीट थी, वो थी भूषण स्टील के बिड को लेके। देखिए, टाटा स्टील ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, उनको भूषण स्टील मिल गया था, लेकिन अब एम्प्लॉइज गए हैं फिर से एनसीएलटी, और एनसीएलटी ने बोला है कि अब कमिटी जो है वो इस पर देखे कि क्या टाटा स्टील को ये जाना चाहिए या नहीं। बिड आ चुके हैं, इसके बाद अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये विवाद चल रहा है। एक दूसरे केस पे जाते हैं, जहां पे कल जो मीटिंग है वो है एसआर स्टील को लेके। उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 2 बिड्स आए थे न्यू मेटल। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते हैं कि जी बिजनेस ने ही ये मुहिम उठाई थी, जहां पे आईबीसी के जो 29 सेक्शन ए है उस पर एक क्वेश्चन मार्क उठा था। वो जो है वो गवर्नमेंट ने देख लिया गया है। एसआर स्टील कमेटी, अगेन क्रेडिटर्स की जो कमेटी है उस पर अब बैठक होगी, और ये भी हो सकता है कि अब जो है नए बिड्स आए न्यू मेटल और एसआर स्टील, न्यू मेटल और आर्सेलरमित्तल को लेके। तीसरा एक बहुत बड़ा मामला जो है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का, और यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है दालमिया सीमेंट को लेकर। बिनानी सीमेंट जो है, दालमिया सीमेंट को मिल गई थी ये कंपनी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक ने बाहर जाकर एक और बिड लगा दिया है जो कि ज्यादा है, और ये एक प्रश्न उठाया है कि एनसीएलटी में जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आईबीसी के तहत जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो ठीक से हमें नहीं बताई गई है, और इसीलिए हमने ये
जाके बिड दिया गया है। तो ये 3 बड़े बड़े मामले हैं। ये मैं आपको याद दिला दूं कि आईबीसी इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया था, नया कोड है ताकि टाइमली जो है ये सारे रेजोल्यूशंस हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शायद हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एनसीएलटी से अगर इसे निकालना हो, कोई भी एक प्रोविजन अभी इस पर ब्लैंक है, गवर्नमेंट कहती नहीं कि एक बार एनसीएलटी में चली गई तो उसके बाद क्या होगा। तो लगता है कि मामला और उलझा ही जा रहा है और कंपनियां लगातार जो लूपहोल्स हम कह सकते हैं आईबीसी के, उसका फायदा उठाती जा रही है। ठीक है महक, ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हेमन, आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब एक और मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है HAL की, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज इनकी IPO का आखिरी दिन है। सब्सक्रिप्शन अब तक 52% का ही है। VM चमोला साहब है मेरे साथ, जो कि CMD है HAL के। चमोला जी, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। ये PSUs की आप एक बड़ी कंपनी में से एक नवरत्न कंपनी है, ये डिफेंस जाइंट होने के नाते आप मेरे को जरा ये बता पाएंगे इस समय कामकाज कैसा है और डिफेंस स्पेस में ऑर्डर्स और जो इन्वेस्टर्स का रुख है वो कैसे है? जहाँ तक निवेशकों का सवाल है, HAL एक अच्छी ऐसी संस्था रही है जिसने देश को, डिफेंस को पर्टिकुलरली बहुत ही सुदृढ़ता प्रदान की है। 80% जो फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो ट्रेनर्स में या फाइटर एयरक्राफ्ट्स में, वो HAL द्वारा ही सपोर्ट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं या सपोर्ट किए गए हैं। पर्टिकुलरली अगर आप फिक्स रोटरी विंग साइड में देखें, रोटरी विंग साइड में जितना भी, चाहे वो स्मॉल हेलीकॉप्टर हैं, चीता चेतक है, या फिर उसके बाद आप ALH पे जाइए या आप LCH पे जाइए, तो जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वो HAL ही सप्लाई करता आ रहा है। और फ्यूचर में भी हम क्वाइट कॉन्फिडेंट हैं हम लोग कि ये बिज़नेस हम लोगों का रोटरी विंग साइड में एंड फिक्स विंग साइड में, आपने सुना होगा तेजस के बारे में, तेजस जो है वो ऑलरेडी 40 का ऑर्डर हम लोग का फर्म ऑर्डर है और उसके बियॉन्ड भी ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं। RFP ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है, तो उसमें भी उम्मीद है कि हम लोग तेजस वाला जो है 40 प्लस अनदर 83, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट HAL विल continue to have a major say in both fixed wing as well as rotary wing side is concerned. अच्छा सर, आपको बधाई भी हो इस तेजस के लिए, आपने अच्छा डेवलप किया है ये एविएशन में। और दूसरा, अब आपका इस ऑर्डर की संख्या देख के भी अच्छा लग रहा है कि हाथों हाथ आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल भी था आपसे, क्योंकि ये पूरे IPO की प्रोसेस के अंदर आपकी कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। गवर्नमेंट अपनी पोजीशन बेच रही है जो सीधा सीधा रिटेलर्स के पास आ जाएगी, इंस्टीट्यूशनल्स के पास आ जाएगी, आपके अकाउंट में कुछ नहीं आने वाला। तो इस समय कंपनी की कैश बुक कैसे है? आप जिस एक्सपेंशन की बात बोल रहे हैं उसमें तो काफ़ी पैसा लगता है, तो पैसा आएगा कहाँ से? क्या कुछ कर्ज उठाएगी कंपनी? जहाँ तक हम लोगों के एक्सपेंशन का सवाल है, कुछ एक्सपेंशन तो हम लोग डेफिनेटली अपने ही फंड से करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने HTF हमारा जो फिक्स विंग्स का जो इंजन है वो हम लोगों ने अपने उससे किया है, या रोटरी विंग साइड का जो 200 किलोवाट का टर्बो शाफ्ट इंजन है वो भी अपने से कर रहे हैं। एक आपने सुना होगा बीच में कि हम लोगों ने ये जो ट्रेनर है HTT-40, वो भी उसमें काफ़ी हद तक फंडिंग HAL ने अपने ही पैसों से की है पूरी अपनी। जहाँ तक LUH का सवाल भी है, उसमें भी काफ़ी हद तक हम लोग अपना गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, पर हम लोग अपनी जो फंड पोजीशन है वो हम लोग की ऐसी है कि हम लोग ऐसी कोई कंस्ट्रेंट हम लोग को शायद नहीं सामने आएगी कि हम लोग फंड के लिए हम लोगों को कोई डिफ़िकल्टी आए। एक और चीज़ सर, 68,000 करोड़ रुपए के आप भारी भरकम ऑर्डर बुक के साथ बैठे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताएंगे इसमें एग्जीक्यूशन का काम कितना हो गया, यानी कि इस 68,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का, और आप मार्जिन कैसे एंजॉय करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर सरकार से आपके पास हैं, तो वहाँ पे मार्जिन कैसे मिलते हैं? ये हर बार बदलते हैं या फिर आप मेंटेन रखते हैं सर्टन मार्जिन के साथ? 68,000 करोड़ का बिजनेस, जैसा आपने कहा 68,000 का करोड़ का हमारे पास बिजनेस है, जिसमें LCA है, ALH है और डॉनियर हैं। हमारा जहाँ तक इसका सवाल है, फ्यूचर में भी बिज़नेस का जो ऑर्डर बुक बिज़नेस का जो है वो सिनेरियो पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। हम लोग जहाँ तक इसका सवाल है कि पहली बात तो अगर कहीं कोई दिक्कत जो है थोड़ी बहुत आने की उम्मीद है तो वो केवल Su-30 MKI का है, जिसमें भी काफ़ी हद तक कंपनसेट किया जा सकता है MRO बिज़नेस के थ्रू।
और HAL ऑलरेडी हम लोग HAL के अंदर हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि MRO के अलावा भी वहाँ पर और हम लोग क्या कैपेसिटी उसकी जो है वो कैसे यूटिलाइज़ करें। तो आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आपका सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा अच्छा होगा और लिस्टिंग गेन भी मिल जाए, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और तेजस के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया आज जीवन से बातचीत करने के लिए। आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे चर्चाओं में अब जरा ये समझ लेते हैं, आज जो अविश्वास प्रस्ताव की बात होनी थी लेकिन फिर से चर्चा नहीं हुई, सदन आज फिर से स्थगित हो गया। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रकाश शुक्ला ने कहा है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो कराना चाहती है, लेकिन अब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों, जरा शिव प्रकाश शुक्ला को आप ही सुनिए। आलोक प्रदर्शी ने एक खास बातचीत की उनसे। सर, जिस तरह से इस सदन में बजट सत्र होता है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल, बजट भी है, बजट को बिना डिस्कशन के भेज दिया गया राज्यसभा, और कई सारे और भी आर्थिक मुद्दे थे इसमें जो बजट में आने थे, बजट सेशन में आने थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। गतिरोध बना हुआ है सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। क्या लगता है कि ये सब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का सरकार का एजेंडा था, कहीं बैक बेंच तो नहीं चला जाएगा? देखिए, वो बैक बेंच पर नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि रिफॉर्म हम हर परिस्थिति में करेंगे। बजट का सत्र ऐसा होता है जिसमें विपक्ष को पूरी तौर पर अपनी बात कहने का मौका मिलता है। वो चाहते तो अपने स्टेट के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो विषय रख सकते थे, उस पर वित्त मंत्री अपना वक्तव्य दे करके उनको कुछ और एडिशनल दे सकते थे। लेकिन जिनको न अपने क्षेत्र की चिंता हो, न अपने स्टेट की चिंता हो, सिर्फ हल्ला करने की चिंता हो, अब उसके लिए तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जिस अविश्वास प्रस्ताव की बात उन्होंने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने, श्री राजनाथ जी ने कल साफ साफ ये कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कल चर्चा होती है नहीं या फिर कल फिर से हंगामा होता रहेगा। तो खैर, मार्केट से फिलहाल इतना ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट के अंदर इस समय क्या हो रहा है एक बार जरा ये मृत्युंजय से समझ लेते हैं। मृत्युंजय, बताएं आप। शुक्रिया डिम्पी। और कमोडिटी बाजार की बात करें तो अभी भी बुलियन का मार्केट दबाव में है और लगातार बाजार दबाव में कारोबार कर रहा है। बाइंग की कमी यहाँ पर दिख रही है साफ तौर पर। हमारे साथ वीरेश श्रीमत हैं, कार्बी कॉम्ट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। 154 रुपये नीचे है MCX पर गोल्ड, सिल्वर में 143 रुपये की कमजोरी है। क्या व्यू होगा आपका वीरेश श्रीमत, क्या करना चाहिए गोल्ड में और सिल्वर में? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। जैसे आज और कल एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है, यूएस का फेड का बैठक हो रही है जहां पर इंटरेस्ट रेट का हाइक करने का बात चल रही है। उसके चलते मार्केट में दबाव है दोनों गोल्ड और सिल्वर में। इसके चलते हमारा आज के लिए राय रहेगा दोनों में बिकवाली करने के लिए। गोल्ड में बिकवाली कर सकते हैं 30,300 में, आज के लिए लक्ष्य रहेगा 30,150 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 30,380 का। जैसे सिल्वर की बात की तो सिल्वर में बिकवाली का सलाह रहेगी, सेल करके चलना चाहिए। ओके, क्रूड में क्या करना चाहिए आज के लिए वीरेश? मैं नहीं सुन पाया। कच्चे तेल के ऊपर क्या व्यू है आपका? क्रूड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? कच्चे तेल में रिकमेंड करूंगा, आज के लिए लक्ष्य रहेगा 4050 का, के लिए सेल करके